और बता दें, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने जा रही है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है। सुबह नीतीश कुमार से मिले थे संजय कुमार झा, कई प्रस्ताव पास कर नीतीश को दी जाएंगी शक्तियां। तो जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक है, कल ये शुरू हुई थी, आज इसका समापन है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर भी अटकलें अब तेज हो चुकी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक अब सियासी पारा हाई है। तो बैठक से पहले क्या अटकलें लगाई जा रही है, आपको बता देते हैं कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। और हालांकि इससे पहले दोनों नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई थी। नीतीश फिर से अध्यक्ष बनेंगे, कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक से पहले के कयास है जो हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जेडीयू टूट जाएगी, क्योंकि अगर ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी में शामिल हो जाएंगे और इसलिए जेडीयू टूट जाएगी। तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव को क्या सीएम की कुर्सी बनेगी, क्योंकि गिरिराज सिंह का भी जो बयान निकल के सामने आया है उससे और भी ज्यादा इस पर मुहर लगती है। बीजेपी से हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने कह दिया कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर जेडीयू में जाएंगे, ये कयास लगाए जा रही है। तो ललन सिंह के इस्तीफे पे सब डिपेंड करता है। अगर ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो ये सारे कयास सही साबित हो सकते हैं। तो बैठक हो रही है, बैठक से पहले क्या अटकलें हैं ये हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू एक बार फिर से टूट सकती है। और अगर जेडीयू टूटी तो सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव विराजमान हो सकते हैं। अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, दूसरी बैठक कब होने जा रही है? क्या अभी मौके पर सब मौजूद है? अगर नहीं तो कितनी देर में बैठक शुरू होने जा रही है? क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, जेडीयू की जो बैठक थी वो 11:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी और 3:30 बजे बैठक चलेगी। अभी दोनों ललन सिंह भी और नीतीश कुमार इस समय क्लब में है और जो बैठक की जा रही है, देखना ये होगा जो चर्चा है जो बात सामने आ रही है कि ललन सिंह का इस्तीफा शायद मंजूर किया जा सकता है और इसकी जो अध्यक्षता होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन अभी साफ क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रही है कि आखिरकार अभी तक इतनी देरी के बावजूद भी ललन सिंह वहाँ उनके साथ है। क्या लगता है कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या वो बने रहेंगे, ये अभी सस्पेंस है। और अभी मीटिंग रहती है और 3:30 बजे के बाद ये पिक्चर साफ होगी कि ललन सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे या इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी उससे 1 घंटे पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में बातचीत भी हुई थी और ये बातचीत तकरीबन 40 से 50 मिनट चली थी। क्या उस बातचीत में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मना लिया है या ललन सिंह ने इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार को मना लिया है? देखिए, ललन सिंह का बयान भी सामने आ रहा था क्योंकि 10 बजे उनके आवास पर मुलाकात की गई थी नीतीश कुमार के, वहां पर इनकी चर्चाएं की थी और दोनों आगे एक साथ 10 मिनट से आगे पीछे कश्मीर क्लब पहुंचे। लेकिन जब सवाल पूछा गया था अभी कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन ललन सिंह का कहना है कि चाहे बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन जेडीयू जो है एक रहेगी, अभी पार्टी नहीं टूटेगी। लेकिन जो चर्चाओं में अब जो सवाल सामने आ रहा है, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है, तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद ही फैसला होगा कि आखिरकार क्या निर्णय निकल रहा है इसके अंदर। तो जो अगर ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है तो ये इस्तीफा किन कारणों की वजह से होगा? क्योंकि ये कारण तो यही निकल के सामने आ रहे हैं कि आरजेडी से उनकी मुलाकात जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, नजदीकियां काफी ज्यादा निकल के सामने आ रही थी, इसलिए ये नीतीश कुमार गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। बिल्कुल स्वीटी, ये कल ही सामने आ गया था कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव की जो नजदीकियां थी वो काफी नजदीक हो चुकी थी। उसको लेकर भी सामने था कि आखिरकार इस तरह की जो बातें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़ने की तैयार किया जा रहा है। हो सकता है अगर इस तरह की इस्तीफा दिया जाता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया जाता है। बताया गया था कि कल ही 12 उनके विधायक अपनी चर्चाओं में थे और वो कहीं बैठे हुए थे, तो लेकिन पिक्चर कल यहाँ बैठे मुलाकात की गई और दोनों एक साथ आए थे और एक साथ ही यहाँ से जेडीयू ऑफिस से निकले थे। लेकिन पिक्चर साफ ही उनको मना लिया गया है, यही मनाया गया। लेकिन आज जो बैठक की जा रही है उस बैठक में क्या निर्णय लेगा, तो यही सच है कि आखिरकार ललन सिंह अभी कल से उनके साथ है, क्या अभी कोई निर्णय लिया जाएगा। तो कल जब मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ कहा
कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम मीडिया को सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, जो नजर बनाए रखिए इस बैठक में, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से अहम जानकारी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। राम मंदिर निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा और अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा सीएम के द्वारा लिया जा सकता है। पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम द्वारा किया जाएगा। ऐसे में बता दें कि सीएम का दौरा गुरुवार को भी होना था, चूंकि कोहरे के कारण ये उनका हेलीपैड उड़ान नहीं भर सका था, इसलिए आज उनका ये अयोध्या दौरा रहने जा रहा है, जिसमें जायजा लेंगे, क्योंकि 30 दिसंबर को आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए एयरपोर्ट का। और ऐसे में यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जायजा लेने के लिए ये तैयारियां और ये तस्वीरें उन्हीं जायजों की है। अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। तो अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा है, उससे पहले सीएम ने तमाम जगहों पर पहुंच के जायजा लिया है और तैयारी किस तरीके से चल रही है, एयरपोर्ट का काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, तैयारियां कितनी सुगम है, इन सब के बारे में जानकारी ली है। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, कब पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? श्रुति, देखिए 2 बजे का समय है जब योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंच के वहां पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। वहां से वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम जंक्शन जो है, जो रेलवे स्टेशन है, वहां से वो वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कल के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का 1 to 1 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, उन सभी चीज़ों की आज वो वहां पर जाके समीक्षा करेंगे और उसका वो जायजा लेंगे कि सभी तैयारियां पूरी हैं, कहीं पर कोई कमी ना रहे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो और जो अभी तक तैयारी की गई है उसकी वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ का कल का ही अयोध्या का दौरा था, लेकिन जिस तरीके से मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला, जो फॉग था वो काफ़ी अधिक देखने को मिला और विजुअलिटी थी वो काफ़ी लो थी, तो उसकी वजह से उनका अयोध्या का दौरा कल का निरस्त हुआ था और आज उनका ये अयोध्या का दौरा जो है वो प्रस्तावित है। अब से मैच कुछ देर बाद वो लखनऊ से रवाना होंगे और उसके बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचने के बाद वो वहां पे स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या अन्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हो, उन सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। यानी कि 2 बड़ी सौगात पीएम के द्वारा दी जानी है 30 दिसंबर को। पहला रेलवे के माध्यम से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, दूसरा हवाई के माध्यम से पीएम। बिल्कुल, देखिए अयोध्या को कह सकते हैं कि कल 2 बड़ी सौगात के रूप में मिलेगा और ये केवल 2 सौगातें नहीं, इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास जो है वो कल प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कई हजार करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं अलग अलग, वो भी अयोध्या के लिए शुरू की जाएंगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर चौमुखी विकास की जिस तरीके से दावा सरकार की तरफ से किया गया था उसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है और उसी के चलते कह सकते हैं कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा जो है वो रहने वाला है, जिसमें कल वो 2 बड़ी सौगातें जो हैं वो अयोध्या वासियों को, अयोध्या के अलावा पूरे प्रदेश वासियों को जो है वो समर्पित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। अभिनव आनंद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या तैयारियां चल रही है 22 तारीख की भी और 30 तारीख की भी? बिल्कुल, आपको बता दूं श्रुति की कल देश के प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। आपको बता दूं कि जोर तोड़ से दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या ऊर्जा मंत्री के शर्मा हो, स्वयं लगभग 2-3 दिन यहाँ पर विश्राम करके अयोध्या का जायजा भी लिया है। जी, यहाँ पे पीएम की रैली भी होने जा रही है क्या? रोड शो भी होगा?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उद्घाटन के साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे और लगभग 3000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे जी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी जी लगभग रामपथ से लगभग 8 किलोमीटर का उनका जो रोड शो होगा, बीच बीच में मंच सजाया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद किया जाएगा जी। तो आज अयोध्या में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं या रवाना हो जाएंगे जायजा लेने के बाद? बिल्कुल आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का जायजा लेंगे और शाम को ही रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए जी। प्रियम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, देखिए ये सूचना निकल के सामने आई थी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं उसका नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले कुछ और नाम था, चेंज करने के पीछे की वजह क्या निकल के सामने आई है? क्या मायनेस के देखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं? श्रुति देखिए, साफ तौर पर बिल्कुल देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दलित वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो सरकार और बीजेपी की तरफ से करी गई है और उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वर्ग के मतदाता हैं उनको साथ में लाया जा सके। जो अभी तक बीएसपी का कोर वोटर माना जाता रहा है उसमें सेंधमारी करने की बीजेपी की पूरी रणनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 21% जो दलित आबादी है तो वो मतदाताओं को कैसे अपनी पार्टी को लाया जाए, तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक ये बड़ा प्रयास जो है वो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। क्योंकि उद्घाटन के महज एक दिन पहले जो है ये नाम बदला गया है और उसके पीछे एक साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की प्रयास जो है वो की गई है कि उसका आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका पॉलिटिकल फायदा भी पार्टी जो है वो लेना चाहेगी और इसीलिए कह सकते हैं कि ये अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने में बीजेपी अब लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम आपका भी, अभिनव आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। 3 जिलों में ड्रग्स विभाग ने की है छापेमारी। अमरोहा से जानकारी निकल के सामने आई। भारी मात्रा में एक्सपायरी नकली दवाइयां बरामद की गई है। 20 लाख की बताई जा रही है एक्सपायरी दवाइयां। ड्रग्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच चुका है। यूनानी आयुर्वेदिक नगर पालिका की संयुक्त छापेमारी हुई है। कृष्णा मेडिकोस के नाम से संचालित की है एजेंसी और नगर कोतवाली इलाके के गांधी मूर्ति का ये पूरा मामला है। तो 20 लाख की दवाइयां बताई जा रही है जो एक्सपायरी है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पे छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में 20 लाख की दवाइयां बरामद की गई है एक्सपायरी। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, ये छापेमारी कब से चल रही थी और क्या अभी भी छापेमारी जारी है? जी बिल्कुल बता दूं, ये अमरोहा नगर के गांधी मूर्ति का पूरा मामला है, जहां पर अमरोहा के औषधि विभाग की जो इंस्पेक्टर हैं उनकी लगातार कई दिन की इस रैकिंग से यह कार्रवाई की गई है। जो क्योंकि अमरोहा के एडीएम और नगर पालिका की टीम वो अमरोहा की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की है। लगभग 3 दिन से ड्रग्स इंस्पेक्टर इस पर रैकिंग कर रही थी, जिसके चलते आज वहां पर छापेमारी की गई है और लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की है एक्सपायरी दवाइयां बताई गई हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मौके पर एडीएम सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उनसे इस दवाइयों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन हालांकि अभी तक एडीएम से जो भी बात हुई है उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ब्यौरा उन्होंने इस बात में इसका नहीं दिया है, जिसके चलते यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी की जा रही है। जो नकली दवाइयां बरामद हुई हैं उसको लेकर भी यह कार्रवाई लगातार उनके विरुद्ध की जा रही है। जी, कोई लाइसेंस मिला है इन दवाइयों को चलाने के लिए? क्योंकि ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है ये हैरान करने वाली है। 20 लाख रुपए कम नहीं होते, वो भी नकली एक्सपायरी दवाइयां। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी जो टीम के लीडर थे एडीएम अमरोहा सुरेंद्र सिंह, उनसे बात हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी ये दवाइयां बरामद हुई हैं उनसे 2 दिवस का उनको टाइम दिया गया है, उनसे लाइसेंस और इन दवाइयों का ब्यौरा मांगा है। हालांकि आज अभी तक उनने कोई जवाब नहीं दिया है। उसी के आधार पर जो है उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इसमें जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है और जो भी नकली दवाइयां बरामद हुई हैं, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अमरोहा शहर के छोटे से शहर के लोगों की जिंदगी से 20 लाख रुपए की नकली दवाइयां जो यहाँ पर बेची जा रही हैं लगातार। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो नकली इंजेक्शन और नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। अमरोहा में दूसरा मामला ऐसा है, इससे पहले भी नकली दवाइयां बरामद हुई थी। हालांकि औषधि विभाग इस पर लगातार रैकिंग करके कार्रवाई कर रहा है। उसी क्रम में आज इनके मुकदमे दर्ज की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी, तो इसके पीछे कितने लोग थे, कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कोई पूछताछ शुरू हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, जो वहाँ की ड्रग
जो दवाई एजेंसी है उसके मालिक से लगातार पूछताछ की जा रही है। एडीएम की मौजूदगी में, एडीएम सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में उनसे पूछताछ की गई है और जो भी उनसे लाइसेंस और जो उनके ब्यौरा मांगा गया, हालांकि अभी तक उनको ब्यौरा नहीं दिया। और एडीएम सुरेंद्र सिंह ने अभी सीधे तौर पर उनसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके द्वारा अभी और ब्यौरा नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अभी हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली एनसीआर में पशु तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में हथियारों के बल पर पशु तस्करी करता था। मामले में 11 नवंबर को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और जाल बिछाकर 26 दिसंबर को मुख्य आरोपी और गिरोह के सरदार को धर दबोचा है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उनके गिरोह में 10 लोग शामिल हैं जो हथियारों के दम पर मवेशियों की लूट करते थे और वाहनों की चोरी करते थे। ये कुछ पिकअप जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फर्दर बाकी डिटेल्स मैं आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होती है फिर शेयर करता हूँ। अभी तक इन्होंने इनिशियल क्वेश्चनिंग में ये बताया कि जो कैटल्स थे, बुफेलो, काव्स वगैरह जो होते थे, स्पेशली जो रूरल एरियाज से पिक करते थे और ज़्यादातर ये पहले देखते थे कि कहाँ पे इजीली ये पिक कर सकते हैं, जहाँ पे नोटिस नहीं होंगे, या अर्ली मॉर्निंग आवर्स ये उसको पिक करते थे जब लोग ज़्यादातर नींद में होते हैं। हाँ जी, ये मुस्तफ़ा है, इसके ऊपर अभी अराउंड दर्जन से ज़्यादा मुकदमे जो हरियाणा के रजिस्टर्ड हैं और कुछ और भी स्टेट्स के जो हमें इसने क्वेश्चनिंग में बताया है, अभी वो हम चेक कर रहे हैं। कुछ इन्होंने पंजाब में और उत्तराखंड में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट का बताया है और रोहिणी के टोटल 4 केसेस हैं, एक बेगमपुर का और 3 कंझावला के, उसमें इन्वॉल्वमेंट, और फर्दर और दिल्ली के भी हम देख रहे हैं क्वेश्चनिंग में कि और कहाँ का इनकी इन्वॉल्वमेंट है। दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। रोहिणी जिले की बेगमपुर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के गिरोह का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरोह का जो मास्टरमाइंड है उसकी पहचान मुस्तफ़ा के रूप में हुई है। दरअसल डीसीपी डॉक्टर गुरपाल सिंह सिद्धू के मुताबिक आरोपी मुस्तफ़ा इससे पहले भी 16 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली और एनसीआर में पशु तस्करी के मामलों में शामिल था और यहां से पशु तस्करी कर दिल्ली और बाहर के आसपास के इलाकों में बेचा करता था। फिलहाल पुलिस इससे और जो आरोपी हैं उनकी तलाश अभियान में जुटी हुई है और पता लगाने में लगी हुई है कि इस मामले में और कौन कौन इनके गैंग में शामिल था। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।